आज के समय में दुनिया भर का मीडिया बस यही दिखाता है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। वो दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत आर्मी रखता है और उनकी आर्मी के पास हाई टेक मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। हाँ, ये सब सच है। चीन के पास सब कुछ है और ये उसके सबसे बड़े प्लान्स में भी शामिल है। 2049 तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनने का टारगेट दिया गया है और इसे ही शी जिनपिंग अपना चाइना ड्रीम कहते हैं। जी हाँ, पर सपने देखना एक बात है, लेकिन हकीकत अक्सर कुछ और ही बयां करती है। सच है, चीन अपनी सेना पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, मगर यहाँ पर आपको ये एक चीज नहीं बताई जा रही है कि ये सब चीन का एक प्रोपेगेंडा है, जहां वो मिलिट्री के थ्रू अपने आप को महान तो दिखाना चाह रहा है, लेकिन ये मिलिट्री इतनी ज्यादा खोखली है कि आप इसके पीछे के राज को जान के खुद हैरान रह जाओगे। तो क्या है आखिर चाइनीज मिलिट्री की सच्चाई? क्यों चीन दुनिया से अपनी असलियत छुपाना चाहता है और क्या चीन अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करेगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चाइनीज आर्मी एक ऐसे मिलिट्री फोर्स है जिसे चीन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। वो समय समय पर अपनी कमियों को छिपाने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करती आई है। जैसे कि देखा गया है कि दुनिया भर के देशों ने अपने लोगों, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने बॉर्डर्स को बाहरी ताकत से सुरक्षित रखने के आर्मी का यूज करती है। बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने के लिए आर्मी का यूज करती है। किसी भी देश की आर्मी का मेन ऑब्जेक्टिव देश की सेवा करना होता है और गवर्नमेंट के तलवे चाटना नहीं। लेकिन चीन के केस में ये सब उल्टा है। वहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लोगों या देश की सेवा के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में बने रहने के लिए उसकी मदद करती है। और चीन की ये पीएलए वहाँ की कोई नेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म्ड विंग है, क्योंकि जितने भी इनकी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो सारे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। जी हाँ, इसलिए जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें वो ही सोल्जर्स चुने जाते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हो और जो उनकी आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हो। इसके अलावा चाइनीज आर्मी में जबरदस्ती उन लोगों को भी सर्व करना पड़ता है जिनको आर्मी में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वहाँ की गवर्नमेंट ने सब लोगों के लिए कंपलसरी आर्मी में सर्व करने का रूल बनाया है, और जो ये नहीं करता उसके साथ चीन में क्या क्या हो सकता है आपको खुद ही पता होगा। वहाँ की आर्मी में ज्यादातर यंग रिक्रूट्स को ही भर्ती किया जाता है, मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये वो बच्चे होते हैं जो या तो स्कूल से पास आउट हुए हों या तो कॉलेज डिग्री के साथ पास हुए हैं। यहाँ कोई भी डिग्री वाला स्टूडेंट या स्कूल पास आउट चाइनीज आर्मी ज्वाइन कर सकता है और उनको भी ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की जरूरत होती है। इस वजह से ज्यादातर चाइनीज आर्मी में यंग बच्चे ही नजर आते हैं, जिनको बस भेड़ चाल जैसे रिक्रूट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी के नंबर्स में दिख सकें। इसलिए इनमें से काफी सारे सोल्जर्स इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, तभी तो ऐसी इमेजेस और वीडियोस सरफेस होती है जहां बॉर्डर पे जाते हुए ये बच्चे रोते हुए दिखते हैं और कभी यूएन पीस कीपर बन के गए हुए ये बच्चे लड़ाई के बीच में ही भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे खुद चाइनीज गवर्नमेंट की एक 45 साल पहले की पॉलिसी है, जिसकी वजह से आज उसकी आर्मी में एक्सपीरियंस लोग कम बचे। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है जिसका नाम दिया गया वन चाइल्ड पॉलिसी। अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चीन ने ये पॉलिसी निकाली थी, जिसमें हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की परमिशन दी गई थी, और जो ये फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाना था। और ऊपर से चीन में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना वैसे ही कंपलसरी है। अब हुआ यूं के 1980 से ही चीन में हर घर में एक ही लौता बच्चा पैदा हुआ और इनको भी जबरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग लेने भेज दिया जाता था, और कुछ को तो परमानेंट मिलिट्री में जबरदस्ती रिक्रूट करा जाता था। अब इकलौते बच्चे को इतना लाड प्यार से बड़ा करके कोई भी माँ बाप आर्मी में उसे भेजना नहीं चाहता था, और इतने लाड प्यार से बड़ा हुआ बच्चा खुद अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता था, और वो भी तब जब उसको जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा है। लेकिन 2016 में ये पॉलिसी अबॉलिश कर दी जाती है, मगर डैमेज तो हो ही गया था। और इससे हुआ ये कि चीन की ज्यादातर पॉपुलेशन वो थी जिन्होंने एक भी वॉर कभी नहीं लड़ी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आर्मी में 70% पॉपुलेशन काफी ज्यादा यंग है, जिन्हें वॉर के बारे में कुछ नॉलेज तक नहीं है। इसके अलावा चाइनीज आर्मी को दुनिया की मोस्ट करप्ट मिलिट्री भी कहा जाता है। चाइनीज मिलिट्री में हाई ऑफिशियल्स के बीच इतना करप्शन है कि ये सब ऊपर से नीचे तक पूरी चाइनीज मिलिट्री में फैल चुका है। चाइनीज आर्मी के ऐसे हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं जो करप्शन के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिसमें से एक शू
कहियो भी हैं, जो कि चाइनीज पॉलिटिशियन हू जिनटाओ के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक टॉप मिलिट्री ऑफिशियल थे। और कुछ सर्विंग और रिटायर्ड चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स के मुताबिक पीएलए में करप्शन इस लेवल तक हो चुका है साहब कि वॉर लड़ने की इनकी क्षमता को वो कम कर सकता है। और इस करप्शन का अनुमान इसी बात से लगा लीजिए कि 2012 से लेकर अभी तक चाइनीज मिलिट्री के करीब 160 से भी अधिक जनरल करप्शन के आरोप में इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। और करप्शन करने वाले जनरल्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्ट्री के पिछले 100 वर्षों में मारे गए जनरल की कुल संख्या से भी अधिक है। इस करप्शन की लिस्ट में एक और नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और वो है वू जुनशान। इन पे रिश्वत लेने, रिश्वत देने, हेराफेरी करने और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। हाई रैंकिंग तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपने सीनियर्स को पैसे, तोहफे, नया घर, नई कार के रूप में रिश्वत दी थी और इसलिए सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर भी रह चुके थे। और अपने इस प्रमोशन के लिए उन्होंने शू केहियो को रिश्वत दी थी, जो कि उस समय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वू जुनशान ने शू केहियो से प्रमोशन पाने के लिए उन्हें कुछ फीमेल सिंगर्स, एक्ट्रेसेस भी भेजी थी। और ये तो बस पीएलए में होते हुए करप्शन का बस टीजर ही है। पीएलए में आधे से ज्यादा ऐसे केसेस हैं साहब जिन्हें पीठ पीछे कवर अप कर दिया जाता है। और कई चीनी सैनिक करप्शन का केस फाइल करने से भी डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उनके प्रमोशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और चीनी सेना के जितने भी ये हाई रैंकिंग जनरल्स हैं, सभी पर करप्शन के कई सारे आरोप हैं, जिसमें आते हैं वू जुनशान, उनके सीनियर शू केहियो और उनके भी सीनियर वो बॉक्स्योंग। और इन्होंने भी अपने कार्यकाल में अरबों डॉलर की सरकारी संपत्ति में बहुत ज्यादा घपला किया है। प्रमोशंस के लिए इन्हें काफी रिश्वत मिली और रिश्वत दी भी है। और चाइनीज पीएलए के कई अंदरूनी सूत्र इस बात का भी दावा करते हैं कि चीनी सेना में पोजीशंस को बेचने या खरीदने की ऐसी चेन बन चुकी है कि हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग कीमतें लगाई जाती है। जैसे कि अगर जनरल लेवल की पोजीशन चाहिए तो उसका रेट अलग होगा, मेजर लेवल पर अलग, और यहाँ तक कि नॉन ऑफिसर्स रैंक तक के अलग रेट्स हैं। जैसे कि दुनिया भर के मिलिट्री में सोल्जर का प्रमोशन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, मगर चीन में ये सब उल्टा ही चलता आ रहा है साहब, जिसकी वजह से वहाँ काबिलियत के हिसाब से नहीं बल्कि पैसों के हिसाब से एक पोजीशन दी जाती है, जिसकी वजह से सेना में वीकनेस देखी जा सकती है। वहीं जहां मिलिट्री इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां भी लोग दुनिया भर में चाइना का नाम सबसे ज्यादा सुनते हैं। मगर यहाँ भी एक ऐसा बड़ा लूप होल है जिससे चाइनीज गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। फिलहाल चाइना के पास 500 से भी ज्यादा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और 350 से भी ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ये सब उनके सबसे बड़े राइवल यूएसए से भी ज्यादा हैं। चीन चाहे तो ये कभी भी फायर कर सकता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी ये मिसाइल्स बस नाम की ही हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें ज्यादातर मिसाइल्स फेक हैं। चीन की मिसाइल्स में फ्यूल नहीं, पानी भरा हुआ है, और जितने भी वेस्टर्न चाइना में मिसाइल्स हैं वो फेक है। मिसाइल सिलोस मिसाइल को लॉन्च करने में यूज किए जाते हैं, मगर इनमें से काफी सारे सिलोस तो काम ही नहीं करते। पाकिस्तान, जो चाइना का एक अच्छा दोस्त है, वो काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाइना से ही खरीदता आया है। खुद पाकिस्तान ने बताया था कि उनके मिलिट्री टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम में काफी बार कई सारी प्रॉब्लम्स देखी गई, यानी कि उसके कई सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। वहीं म्यांमार की आर्मी, जो कभी अपने सिविल वॉर में चाइनीज एयरक्राफ्ट यूज कर रही थी, उनमें से करीब 11 एयरक्राफ्ट ऐसे थे जिन्होंने जरूरत पड़ने पर काम करना ही बंद कर दिया, जिसके बाद म्यांमार आर्मी को उनको अनफिट डिक्लेयर करना पड़ा। यहाँ भी वजह सेम थी, टेक्निकल इशू और कुछ फॉल्ट्स के कारण ही एयरक्राफ्ट्स ने काम करना ही बंद कर दिया। सिर्फ यही कंट्रीज ऐसे इश्यूज फेस नहीं कर रही हैं, बल्कि ये भी देखा गया है कि जितनी भी कंट्रीज को चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराता है, उनमें से कुछ सालों बाद ही प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये भी वैसा ही काम करते हैं जैसा हम अक्सर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ये सारे देश चाइना से इसलिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेते हैं क्योंकि ये थोड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं, और ऊपर से ज्यादातर जेट्स और शिप्स अमेरिका और रशियन मिलिट्री से कॉपीड होते हैं। अगर सस्ते दाम में अमेरिका और रशियन एयरक्राफ्ट्स मिल जाएं, तो किसी भी देश को क्यों ही कोई दिक्कत होगी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है साहब। इतना सब कॉपी करने के बाद भी चाइना ना तो अमेरिकन और ना ही रशियन क्वालिटी प्रोवाइड कर पाता है, जिसकी वजह से ये सारे इक्विपमेंट्स काम आने पे खुश हो जाते हैं। इसकी वजह से चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट्स अब कोई देश खरीदना ही नहीं चाहता, और ये सब देखा जा सकता है उसके एक्सपोर्ट नंबर्स के थ्रू, जहां अब धीरे धीरे उसके मिलिट्री एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस चीन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है।
हालांकि चीन अक्सर मॉडर्न इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा निवेश करता है, लेकिन चाइनीज आर्मी के जो ट्रेनिंग के तरीके हैं वो अक्सर काफी पिछड़े हुए हैं और ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि बताती हैं कि चीन के पास एक पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। तो ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल स्किल्स और मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स के बीच एक ऐसा गैप क्रिएट करती हैं साहब, जो कि एक्चुअल वॉर में काफी हानिकारक साबित हो सकता है। यही गलवान क्लैश के समय हम सभी ने देखा था कि किस तरह से वेल इक्विप्ड होने के साथ और संख्या में अधिक होने के बावजूद भी उन्हें बहुत बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट केवल तभी अच्छे हैं जब उन्हें चलाने वाला खुद अच्छा हो, और अक्सर ये देखा गया है कि चाइनीज में क्वालिटी से ऊपर क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसी वजह से उनके पास मॉडर्न वेपन्स होने के बावजूद भी उनके इस्तेमाल को लेकर अक्सर उनके ऊपर उंगली उठती है और चाइनीज पीएलए के अंडर मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रैक्टिस के बीच जो कनेक्शन की कमी है वो ही कनेक्शन की कमी एक बाधा भी बन जाती है। और चीन जितनी तेजी से मॉडर्न इक्विपमेंट पर इन्वेस्ट करता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने पर काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन एडवांस इक्विपमेंट को उनके फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट करने के लिए चीन के जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्वायर करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आप उस टेक्नोलॉजी को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में कितने बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट कर पा रहे हैं वो भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जिसमें अग्रेसिव ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्ट्रैटेजी अडॉप्शन से ये सभी चीजें शामिल हैं। और जबकि साउथ चाइना सी और भारतीय सीमा जैसे एरियाज में जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन कमियों को उजागर करते हैं, जिसमें अक्सर ये देखा गया है साहब कि चाइनीज पीएलए अपनी ताकत को लेकर जो अनुमान लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर झड़पें चाइनीज आर्मी की कमजोरियों को भी दिखाता है। और ऊपर से चाइनीज मिलिट्री के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी कम और प्रोपेगेंडा पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब बात प्रोपेगेंडा की आती है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि चाइनीज पीएलए की एक इमेज को मेंटेन रखने में चाइना में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें बड़ी बड़ी चाइनीज मिलिट्री की परेड दिखाई जाती है और उसके साथ ही चीन की स्टेट वेपन्स को भी मीडिया ऐसे दिखाता है कि वो एक ऐसी फोर्स है जिसके आगे कभी कोई टिक नहीं सकता। लेकिन सच क्या है, अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा है और इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट इन खबरों को अक्सर दबाने की कोशिश करता आया है। तो दोस्तों, ये था चाइनीज आर्मी का वो प्रोपेगेंडा जिसे दुनिया भर में दिखाया जाता है, मगर सच्चाई उसके विपरीत है। आपको क्या लगता है, क्या सच में चाइना उतना स्ट्रॉन्ग है जितना वो अपने आप को दिखाता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।